नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज कवर कर रहे थे और अभी तक हमने 2023 के बहुत सारे सर्किल के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर जाके उन सभी वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में तेलंगाना सर्किल 2023 पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का पेपर कवर करेंगे। तेलंगाना सर्किल की बात करूं या फिर अगर बोलूं कि भाई जितने भी दक्षिण भारत वाले आपके सर्किल हैं वहां पर क्वेश्चन का लेवल काफी शानदार होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको साउथ वाले जो भी सर्किल है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबका आपको पेपर जरूर कवर करना है क्योंकि उनके क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। आज का वीडियो एक मोटिवेशनल क्वोट के साथ शुरुआत करेंगे। लिखा गया है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आपको एलडीसी एग्जाम क्रैक करना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करना है, पहले आपको खुद पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर मैं आपके सेट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन जो आपका तेलंगाना सर्किल में पूछा गया था, ध्यान से इसको समझिएगा। कैच पर POG2 विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिया पोस्ट। आपने अगर गाइड 2 का अध्ययन किया है तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा की कैटेगरी में नहीं आती है। स्मॉल पैकेट बिल्कुल ये लेटर पोस्ट के कैटेगरी के अंतर्गत आता है और ये इंटरनेशनल पोस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला आपका बिल्कुल इंटरनेशनल पोस्ट के अंतर्गत। दूसरा बुक पैकेट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या बताया था कि भाई जो सर्विस आपको अंतरराष्ट्रीय में प्रिंटेड पेपर देता है उसी प्रकार का सर्विस आपका बुक पैकेट देता है। दोनों का कुछ कंडीशन सिमिलर होता है। बुक पैकेट अंतरदेशीय डाक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। बिल्कुल काफी लोगों ने इसका जवाब करेक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन हम पिक करते हैं। पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर एन आर्टिकल पार्सल आल्सो एड्रेस पोस्ट रेस्टेंटे एक्सेप्ट VP। बताइए कि VP को छोड़कर जो पोस्ट रेस्टेंटे का सर्विस है उसमें आर्टिकल को कितना दिन तक डिटेन किया जाएगा। क्या कंडीशन बताया था? कंडीशन मैंने आपको बताया था कि भाई साहब वैल्यूएबल आर्टिकल को छोड़कर जितने भी टाइप के आर्टिकल रहेंगे उनको इस सर्विस के माध्यम से डाकघर में 1 मंथ तक डिटेन किया जाएगा। यह बात आप रट लीजिएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन वैल्यूएबल आर्टिकल केवल 7 दिन तक डिटेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एज पर POG2 एनीमैक्स वाइवेंट मींस, बहुत सारे अलग अलग वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। उसी में से एक वर्ड है आपका एनीमैक्स वाइवेंट। मतलब क्या होता है? अगर आप फॉरेन में एनीमैक्स वाइवेंट वाली चीजें भेज रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है और आपको इस चीज को उस आर्टिकल पर मेंशन करना पड़ेगा। पहला बोला लिविंग एनिमल, दूसरा बोल रहा है बल्क बैग, तीसरा बोल रहा है रिप्लाई कूपन, या आखिरी ऑप्शन बोल रहा है पिक्चर पोस्ट कार्ड। क्या मतलब होता है? एनीमैक्स वाइवेंट, अगर आप जीवित जानवर भेज रहे हैं तो आपको ये शब्द उस आर्टिकल पर टॉप ऑफ द एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है और AOPU का मतलब बताया है। इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा कर लिया है ना। इसको हम APPU भी बोलते हैं और दोनों का मतलब भी सेम होता है। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए से हो जाएगा एशियन, ओ से हो जाएगा ओसेनिक, पी से हो जाएगा आपका पोस्टल और यू से हो जाएगा यूनियन।
इसे हम एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है और 99% लोगों ने इसका जवाब करेक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट आपको दिया है, दोनों स्टेटमेंट का ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। बताइए, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर डालना है। बताइए, पहला क्या बोला है कि प्रेषक आर्टिकल को वापस ले सकता है। क्या यह सुविधा है? बिल्कुल ये सुविधा है। याद रखिएगा कि फॉरेन का कंडीशन में अगर आपने कोई आर्टिकल पोस्ट किया है, उसका विड्रॉ करने का आपको परमिशन दिया गया है। इसके अलावा अगर उस आर्टिकल पर आप एड्रेस में अल्टरेशन करवाना चाहते हैं, उसका भी आपको परमिशन दिया गया है। पहला बात आपको सही लगा? हां जी, बिल्कुल सही लगा। दूसरा देखिएगा, देयर इज नो प्रोविजन टू अल्टर द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि दोनों चीजों का आपको परमिशन दिया गया है एज पर पीओ गाइड 2, कि कोई व्यक्ति आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, उसे रिकॉल कर सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर उसके एड्रेस में अल्टरेशन करवाना चाहता है, भाई साहब ये भी कर सकता है। बोला था कौन सा सही है? केवल एक सही है। दूसरे में बोला कि प्राप्तकर्ता का पता बदलने का कोई प्रावधान नहीं है बोला था, इसी वजह से दूसरा नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है। ओनली वन इज करेक्टेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉरेन कंट्री इज करेक्ट। कि आरएनपी के संबंध में फिर से आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर टू अ फॉरेन कंट्री। क्या यह सुविधा उपलब्ध नहीं है? पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि सुविधा जो है वो आपको उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा क्या बोला है? दूसरा समझिए, द लाइसेंस इशू प्रीपेमेंट इन कैश फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इंडिया सफिशिएंट फॉर पोस्टिंग आरएनपी फॉरेन कंट्री। अगर आपने भारत के लिए आरएनपी का लाइसेंस लिया है तो क्या वो विदेश में काम कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपको पता है कि उसके लिए आपको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपको दोनों बातें सही लग रही हैं, दोनों बातें गलत लग रही हैं? उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। मुझे तो भाई साहब दोनों बातें गलत लग रही हैं, क्योंकि प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज का सुविधा भी आपको आरएनपी में मिलेगा, तो पहला गलत। दूसरा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अंतर्देशी के लिए आरएनपी का लाइसेंस ले रखा है, उसके बावजूद भी अगर फॉरेन के लिए आरएनपी भेजते हैं तो लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि जितने भी साउथ वाले सर्किल हैं उनके क्वेश्चन पेपर अलग रहते हैं। कंपेयर करें अगर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या बाकी सर्किलों से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए। अगला देखिए, पहला क्या स्टेटमेंट दिया है कि रिडायरेक्शन फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल सरफेस मेल आइटम रिसीव फ्रॉम एनी कंट्री डिलीवर इन इंडिया। कि भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम पुनः निर्देशन सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि रिडायरेक्शन की फैसिलिटी उपलब्ध है अगर कोई आर्टिकल विदेश से भारत में हमको प्राप्त होता है तो। दूसरा क्या बोला है? ध्यान से सुनिए कि ओनली फर्स्ट क्लास मेल वेदर सरचार्ज अनसरचार्ज एलिजिबल फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया। बिल्कुल सही है कि अगर वो प्रथम श्रेणी का आर्टिकल होता है, चाहे आर्टिकल सरचार्ज है चाहे आर्टिकल बिना सरचार्ज के है, अगर उसका वितरण या रिडायरेक्शन भारत के भीतर किया जाना है तो उसको फ्री में एयर के माध्यम से रीडायरेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। ओनली 2 इज करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। पहले भी क्वेश्चन हमको मिला हुआ है। हाउ टू ट्रीट करस्पॉन्ड पर्सनल इंडियन आर्म फोर्स सर्विंग आउटसाइड इंडिया। कि भारत के बाहर जो
सेना के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके आर्टिकल हम किस प्रकार डील करेंगे? फॉरेन पोस्टेज रेट टू बी अप्लाई, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टल चार्ज, विल बी ट्रीटेड एज इनलैंड, नन ऑफ द अबव। क्या उत्तर? बिल्कुल आपको पता है कि जो सेना के कर्मचारी भारत के बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय सेना कर्मचारी भारत के बाहर काम कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि उन आर्टिकल को, अगर उनके द्वारा कोई आर्टिकल ट्रांसमिशन में लाया जाता है तो उनके आर्टिकल को हम इनलैंड आर्टिकल की तरह ही ट्रीट करते हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल, आप लोग फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज द टाइम लिमिट रिफरिंग कंप्लेन रिगार्डिंग आर्टिकल लेटर में पार्सल मेल इन अ फॉरेन पोस्ट? कि विदेश डाक की कंडीशन में पत्र मेल, पार्सल मेल के संबंध में अगर आपको कंप्लेन रजिस्टर करना है तो टाइम लिमिट क्या है? बिफोर लैप्स ऑफ 3 मंथ, देखिए क्वेश्चन को, बिफोर लैप्स ऑफ 6 मंथ, 2 ईयर या 1 ईयर। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब अगर कोई पार्सल मेल का आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पार्सल मेल है, लेटर मेल का आर्टिकल है, तो कंप्लेन आपको जिस दिन आपने पोस्ट किया है उसके अगले दिन से 1 साल के भीतर करना है, मतलब फॉलोइंग डे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने मनी ऑर्डर का बात करना है तो आपको ध्यान रखना है कि मनी ऑर्डर से संबंधित जो शिकायत है, जिस दिन से मनी ऑर्डर इशू हुआ है उस दिन से 1 साल के भीतर कर सकते हैं। जितने भी टाइप का आर्टिकल है फॉरेन में, कंप्लेन का जो लिमिट है वो 1 साल ही है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बिल्कुल सी हो, 9 का उत्तर बिल्कुल सी हो जाएगा, और सी जो है काफी लोगों ने जवाब दिया है। नंबर ऑफ टाइप रिप्लाई कूपन रिस्पेक्ट फॉरेन मेल, बताइए, मुझे बताइए कि विदेश मेल के संबंध में रिप्लाई कूपन की प्रकार क्या है या संख्या क्या है? बताइए विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2 प्रकार के रिप्लाई कूपन होते हैं, याद कर लीजिएगा, और एक बार में एक व्यक्ति को 10 से ज्यादा रिप्लाई कूपन हम नहीं भेज सकते। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, डीपीएमएस के बारे में पूछा है, आईटी मॉडर्नाइजेशन का क्वेश्चन है, आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0। डीपीएमएस का बात करूं तो याद करिएगा कि डीपीएमएस जो है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत आता है, मतलब सीएसआई का ये पार्ट होता है। इस चीज को आप याद करिएगा। डी से होता है डिलीवरी, पी से होता है पोस्टमैन, एम से होता है मैनेजमेंट, एस से होता है सिस्टम। सीएसआई का पार्ट है और फुल फॉर्म होता है डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। सीएसआई में डीपीएमएस ही नहीं, आईपीवीएस, इसके अलावा बीआई, इसके अलावा एचआर और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करिएगा। वेयर इज डाटा रिकवरी सेंटर लोकेटेड? वेयर इज डाटा रिकवरी सेंटर लोकेटेड? कि डाटा रिकवरी सेंटर कहां पर स्थित है? क्या देखा आपने? आईटी 1.0 का ये भी क्वेश्चन है। मैसूर में डीआरसी, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर होगा। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा टाइपिंग में, ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा टाइपिंग में कि डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है वो मैसूर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, टीएनएफ क्या होता है? टीएनएफ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी के पूछे जाएंगे। उसी में से एक आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है टीएनएफ। बताइए क्या होता है? टेम्परेरी नॉट फिजिबल, टेम्परेरी नेटवर्क फाइबर, या टेक्निकली नॉट फिजिबल? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, रट लीजिएगा भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टीएनएफ का मतलब होता है टेक्निकली नॉट फिजिबल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। डीसीएफ क्या होता है भाई? डीसीएफ बताइए, डीसीएफ क्या होता है? डी से होता है डाटा, सी से होता है सेंटर, एफ से होता है फैसिलिटी। क्या होता है भाई?
इसका फुल फॉर्म होता है, डी ऑप्शन में जो दिया है आपको ध्यान रखिएगा। इसका वेंडर जो है IIT 1.0 में रिलायंस था, ये बात आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैप का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। सैप आपको पता है DPMS से संबंधित काम, इसके अलावा HR, BI, बजट, फिलाटेली, फ्रैंकिंग मशीन, बहुत सारे काम सैप में किए जाते हैं। सैप का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट जवाब होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार आपके परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन द लाइसेंस विल बी इशूड बाय। अगर कोई भी कस्टमर फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करना चाहता है तो पूछा यह है कि इसके लिए आपको लाइसेंस कहां से ग्रांट करना पड़ेगा या ग्रांट करवाना पड़ेगा, CPMG या फिर पोस्ट मास्टर जनरल, डिविजनल हेड या सब डिविजनल हेड। फ्रैंकिंग मशीन की बात आई है तो मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। देखिए, 2 टाइप का फ्रैंकिंग मशीन, पहले इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन हम उपयोग में लाते थे, वर्तमान में रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन उपयोग में लाते हैं। दोनों के कुछ कंडीशन अलग अलग हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में होता ऐसा था कि भाई 2 डाइयां होती थी, एक डाई होती थी वैल्यू डाई और दूसरी डाई होती थी मूल्य डाई। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया था कि आप मूल्य डाई का उपयोग एक से ज्यादा बार करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस डाई का उपयोग जो है वो आपको एक बार ही करना है। ठीक है, लेकिन इस पर जो है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में आपको ध्यान रखना है कि इस पर 2 मीटर होते हैं, एक होता है असेंडिंग मीटर, दूसरा होता है डिसेंडिंग मीटर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। द पेमेंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर विल बी फॉरफिटेड इफ इट इज प्रेजेंटेड आफ्टर। कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर का भुगतान निम्नलिखित के बाद प्रस्तुत करने पर जब्त कर लिया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि IPO का अभी करंट में डिनोमिनेशन क्या है और जितने भी और कंडीशन है, IPO का टाइम लिमिट क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है। IPO जब्त करने का जो समय अवधि होता है वो होता है 12 मंथ के बाद, 12 मंथ आफ्टर लास्ट डे ऑफ मंथ इशू इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टाम्प एनी पर्पस इज प्रोहिबिटेड, इट्स ऑफेंस अंडर सेक्शन ... इंडियन पेनल कोड। IPC के किस धारा के तहत अगर किसी टिकट का दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि उसका गलत निर्माण कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है किस धारा के तहत इसे अपराध माना जाता है। 263 इज राइट आंसर। ठीक है, और क्या बोला कि इंडियन पेनल कोड के तहत, तो ये भी आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन रिकॉल अल्टरेशन ऑफ एड्रेस पोस्टल आर्टिकल अंडर क्लॉज 34 POG1 शैल बी मेड बाय। कि अगर आप आर्टिकल रिकॉल कर रहे हैं, आर्टिकल रिकॉल कर रहे हैं या एड्रेस अल्टर कर रहे हैं, पता में परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब इसके लिए आवेदन कौन देगा। सेंडर ऑफ आर्टिकल, रिसीवर ऑफ आर्टिकल, एनी पर्पस, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय रिसीवर, नन ऑफ द अबव। व्हिच वन इज करेक्ट। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि इसके लिए परमिशन कौन ग्रांट करता है, फीस कितना लगता है, फीस कैसे पेड करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन संबंधित जो भी और जानकारियां होती हैं वो हमें कवर करना जरूरी हो जाता है। हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वीडियो को टाइम लिमिट ध्यान रखते हुए ज़्यादा हम बड़ा ना करें वीडियो, इस वजह से लिमिटेड चीज़ें करते हैं। लेकिन आपको अगर कोई टॉपिक मिला है तो आपको उसके बारे में पूरा गहन अध्ययन करना है। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। जो प्रेषक होता है इसके लिए आवेदन कर सकता है। कितना रुपया का फीस, इनलैंड आर्टिकल है 6 रुपया का फीस लगेगा। परमिशन ग्रांट SPOज करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 6 रुपए का जो फीस है वो एप्लीकेशन में आपको डाक टिकट के रूप में पेड करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एनी पर्सन हु डिजायर himself of facility having mail delivered through a post box should submit application prescribed following authority: SPM, SDI, divisional head, postmaster general।
बताइए, कोई व्यक्ति पोस्ट बॉक्स के माध्यम से अपने आर्टिकल प्राप्त करना चाहता है, इस सुविधा को लेने के लिए आवेदन कहाँ करेगा? आवेदन बिल्कुल आपको आवेदन एसपीएम या फिर पीएम मतलब पोस्ट मास्टर के पास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, एप्लीकेशन इशूड लाइसेंस सेल पोस्टेज स्टाम्प शुड बी एड्रेस्ड टू। कि डाक टिकट बेचने के लिए लाइसेंस आपको कहां से लेना है, किससे लाइसेंस ग्रांट करवाना है? डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड, हेड पोस्ट मास्टर, नन ऑफ द अबव। यदि आपको डाक टिकट बेचने के लिए लाइसेंस लेना है तो कहां से आपको लेना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, अगर तेलंगाना सर्किल का बात करेंगे, एपी का बात करेंगे, तो यहां पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर एक पेपर में स्टेटमेंट वाले मिलते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा काम डाउन रहना है और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट में आपका अगर थ्योरी क्लियर है तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डाक टिकट बेचना है, आपको परमिशन ग्रांट करवाना पड़ेगा डिविजनल हेड से। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकंड क्लास मेल। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का डाक नहीं है? क्या बताया? लेटर, पोस्ट कार्ड, ठीक है, आईएलसी। ये तीनों आर्टिकल, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों आर्टिकल फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ आर्टिकल है, जिसमें बीपी हो गया, जिसमें बीएलपी हो गया, जिसमें आरएनपी हो गया, जिसमें पार्सल हो गया, ये सभी आर्टिकल सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सेकंड क्लास नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि पोस्ट कार्ड जो है वो प्रथम श्रेणी डाक के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फॉर बीएलपी। स्पेशल टाइप का ये आर्टिकल है, कितने बार तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये विशेष स्पेशल टाइप का आर्टिकल है जिस पर इसके लिए विभाग जो है कोई चार्ज वसूल नहीं करता, केवल इसका उपयोग अंधे व्यक्ति कर सकते हैं। याद रखिएगा कि भाई परंपरागत लिखावट में कोई भी चीजें इसके अंतर्गत नहीं होती। ना तो इस पर पोस्टेज चार्ज लगेगा, ना तो इस पर रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, और ना तो इस पर एक्नॉलेजमेंट चार्ज लगेगा, और ना तो इस पर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट का चार्ज लगेगा। ये चारों चार्ज इस आर्टिकल पर नहीं लिए जाते। केवल एक अपवाद है, वो चार्ज लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एयर चार्ज। ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, लाइसेंस पोस्टिंग आरएनपी विदाउट प्री पेमेंट द प्रोप्राइटर, मैनेजर, पब्लिशर एनी आरएनपी शुड अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। याद रखिएगा कि भाई साहब आज हमारा क्वेश्चन करने का जो स्पीड है थोड़ा स्लो है। उसका रीजन ये है कि हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा जिसमें ज्यादा थ्योरी दिया है, उस पर जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। वन लाइनर क्वेश्चन जहां दिखते हैं, भाई पूछा है बुक पैकेट का वजन, आप 5 kg आपको याद है तो ठीक है लगाओ, नहीं लगाओ तो फिर आगे चलो। आपको पूछा है आईएलसी का साइज, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आगे चलो। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है तो आपको रुकना है, थोड़ा समय देना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं तो कभी कभी बनते हुए क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में गलत हो जाते हैं। रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या बोला? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश करना है, डाक शुल्क का भुगतान नगद में करना है, सुविधा लेना है, हेड ऑफ सर्किल मतलब सीपीएमजी को आवेदन देना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा 24 का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और दो ही स्टेटमेंट दिया है। पहला क्या दिया है? द सेंडर ऑफ पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इंडिया में है विड्रा फ्रॉम पोस्ट। बिल्कुल, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया कि अल्टरेशन ऑफ विड्रा कर सकते हो कोई आर्टिकल यदि आपने पोस्ट में डाला है तो। नाम मात्र का फीस लिया जाता है और ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। आपको क्या लग रहा है सही? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द रेमिटर ऑफ मनी ऑर्डर विच हैज नॉट बीन पेड रिक्वेस्ट द पोस्ट ऑफिस स्टॉप पेमेंट एंड मनी बी रिपेड टू हिमसेल्फ। कि पहला कंडीशन कि आप एड्रेस में
अल्टरेशन या विड्रा कर सकते हो, उसको वापस ले सकते हो। दूसरा, यदि आपने मनी ऑर्डर प्रेषित किया है तो उसको आप रोक सकते हो और जो मनी ऑर्डर का पैसा है वो स्वयं को भुगतान के लिए बोल सकते हो। दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना आपके थ्योरी क्लियर है तभी बनेंगे। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं है वो 26 नंबर में दिया है कि हाउ मेनी पीओपीएसके हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री, कि देश भर में टोटल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इसको आपको ऐसा करना है कि जो इंडिया पोस्ट का साइट में करंट में दिया रहेगा उसको याद करना है, क्योंकि आपको ही पता है कि समय समय में ये चीजें अपडेट होती रहती हैं। एक तो नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और खुल गए हैं, लेकिन जब तक इसको इंडिया पोस्ट पर अपडेट नहीं करेगा उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। क्या रेफरेंस देना है? इंडिया पोस्ट का साइड रेफरेंस देना है अगर किसी क्वेश्चन पर आपको क्लेम करना है। कितना है? 429 है। क्या है भाई? रिटेल पोस्ट के अंतर्गत आता है। कौन कौन सर्विस? जो सर्विस थर्ड पार्टी से टाई अप करके अपने कस्टमर को हम प्रदान करेंगे उस पोस्ट को हम रिटेल पोस्ट बोलेंगे। जैसे UIDAI, जैसे POPSK, जैसे आपका पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे आपका गंगाजल। इसके अलावा जो भी सिस्टम थर्ड पार्टी से टाई अप करेंगे सारी चीजें आपकी रिटेल पोस्ट में आएंगी। कितना? सी ऑप्शन करेक्ट है, 429 है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। गोल्ड कॉइन बुलियन ऑर्नामेंट्स आर्टिकल गोल्ड बॉथ वैल्यू एक्सीडिंग डॉट डॉट शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। क्या कंडीशन है कि अगर सोना भेज रहे हैं, सोने के सिक्के भेज रहे हैं, बुलियन भेज रहे हैं, आभूषण भेज रहे हैं, तो इनका मूल्य इससे अधिक नहीं होगा। ये लिमिट बताया गया है। क्या लिमिट है? 1 लाख का लिमिट है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर नहीं भेज सकते। ये हो गया गोल्ड कॉइन। इसके अलावा कोई महंगा आइटम है तो और भी बहुत सारी चीजें इस पे आ सकती है। दूसरा कंडीशन ध्यान रखिएगा, बैंक नोट भेज रहे हैं तो आपको 20,000 लिमिट ध्यान रखना है। 20,000 का लिमिट ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। अगले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बल्क कस्टमर इज डिफाइंड एज एनीवन हु प्रोवाइड डॉट डॉट स्पीड पोस्ट बिजनेस कैलेंडर मंथ। कि भाई एक कैलेंडर मंथ में अगर कोई कस्टमर इतना बिजनेस प्रदान करता है तो उसको हम बोलेंगे बल्क कस्टमर। कितना? 10,000 से ज्यादा। याद कर लीजिएगा। इस पर आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलता है। क्रेडिट फैसिलिटी ऐसा कि बुक करें उसके बाद भुगतान करें, जिसे हम बोलते हैं BNPL, बुक नाउ पे लेटर। 29 नंबर क्वेश्चन है, माई स्टाम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन। कि माई टिकट भारत में पहली बार कब पेश किया गया था? क्या आपको पता है कि भारत का कोई भी सिटीजन इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अगर स्वयं के ब्रांड का वो डाक टिकट जारी करवाना चाहता है, आवेदन दे के ये प्रक्रिया अपना सकता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, दीनदयाल स्पर्श योजना इज स्कॉलरशिप स्कीम टू अवार्ड चिल्ड्रन क्लास कैटेगरी ऑफ। क्या बताया कि टिकटों के प्रति बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाता है जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च स्टाम्प एज अ हॉबी। ये याद करिएगा। कितने क्लास से? क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितनी राशि? उनको सालाना 6,000 की राशि दी जाती है। कंपटीशन होगा, उस पर जो पार्टिसिपेट करेंगे और जो अव्वल आएंगे उन्हीं को ये स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, whenever monthly limit which cash can be obtained so its cash office exceed particular month, authority following to be obtained further indent cash office। बोला है कि किसी विशेष महीने में उप कार्यालय द्वारा अपने नकदी कार्यालय से मासिक सीमा पार हो जाती है। जो लिमिट तय किया है वो सीमा पार हो जाती है, नकदी कार्यालय आगे मांग पत्र देने के लिए निम्नलिखित का प्राधिकार प्राप्त करना होगा। किसका परमिशन लेना होगा? कैश का रेमिटेंस करना है, लिमिट पार हो गया। डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड,
हेड पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट मास्टर एसपीएम। उत्तर आपका सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, हेड पोस्ट मास्टर जो है इसके लिए अथॉरिटी होता है और वही इसके लिए ऑथराइज करता है। अगला है 32 नंबर का, रिस्पेक्ट ओपनिंग अकाउंट बैग एचओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड। क्या बोला है कि जो खाता बैग या अकाउंट बैग प्रधान डाकघर में खोला जाता है उसके बारे में कौन सा सही है। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है आपको कि सब अकाउंट असिस्टेंट विल ओपन अकाउंट बैग प्रेजेंस ऑफ ट्रेजरर। क्या ये बात सही लग रहा है? बिल्कुल ये बात आपका सही नहीं लग रहा है। ठीक है, हमने क्या कंडीशन पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अकाउंट बैग जो है वो ट्रेजरर सब अकाउंट क्लर्क की उपस्थिति में खोलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दो चीजें मैंने आपको बहुत बार बता दी, फाइनेंशियल लेन देन है, ट्रेजरर बीच में आएगा। अगर फाइनेंशियल लेन देन के अलावा और जो चीजें हैं, आर्टिकल डील करना है, उनसे संबंधित जो काम है वो सब अकाउंट असिस्टेंट करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ट्रेजरर विल ओपन द अकाउंट बैग प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैश बैग विच कंटेन रेमिटेंस कैश मस्ट ऑलवेज बी पैक्ड क्लोज एंड सील्ड बाय। कैश बैग नकदी, कैश बैग जिसमें नकदी भी है हमेशा पैक और बंद किया जाना चाहिए। उपखाता सहायक की उपस्थिति में कोषाध्यक्ष को, पोस्टमास्टर और कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में उप खाता सहायक को, या फिर ट्रेजरर इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ट्रेजरर इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, कोषाध्यक्ष करेगा और सब अकाउंट क्लर्क की उपस्थिति में या सब अकाउंट असिस्टेंट की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, हेड पोस्ट ऑफिस विल सबमिट मेमोरेंडम डिसबर्समेंट ऑफ पे अलाउंस इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग अलाउंस विच द फॉलोइंग अथॉरिटी। कि प्रधान डाकघर में किस प्राधिकारी को वेतन, इसके अलावा भत्ता जिसमें आपका ट्रेवलिंग भत्ता भी शामिल है, ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। डायरेक्टर अकाउंट पोस्टल, डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी सर्किल का आपने पेपर किया उनके पेपर में आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, है ना। सारे हर एक साल नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कौन से सर्किल में? जितने भी सर्किल आपके साउथ के, एपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, इसका उत्तर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 34 का उत्तर जो है आपका बी करेक्ट था। किसको आपको प्रस्तुत करना है ज्ञापन? ज्ञापन प्रस्तुत करना है डिविजनल हेड को। द डीओपी इंटरनेट बैंकिंग विच द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी। डीओपी इंटरनेट बैंकिंग में कौन सा आवश्यक नहीं है? पैन नंबर इज मैंडेटरी। ठीक है, वैलिड यूजर मोबाइल इज मैंडेटरी, ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें अगर आप डीओपी इंटरनेट बैंकिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी होता है। आधार जो है मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, हमसे नहीं पूछा गया था, इसी वजह से उत्तर डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन पीरियड वर्क पेपर आरएमएस सेक्शन। प्रिजर्वेशन पीरियड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो भाई साहब अगर याद नहीं किया है तो जाके याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जाके। अगर आप वर्क पेपर की बात करेंगे, वर्क पेपर जो यूज किया जाता है सेक्शन में, वर्क पेपर जो यूज किया जाता है आरएमएस के कार्यालय में, उसका अवधि होता है 18 मंथ। और 18 मंथ वर्क पेपर का नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर, अरेंजमेंट रजिस्टर, इन सभी चीजों का भी प्रिजर्वेशन पीरियड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। The head sorting assistant is required submit superintendent sorting daily report MS 83 which contain।
कि आपको एक सिनेरियो बताया था, सिनेरियो नहीं याद किया तो याद कर लेना। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट डेली रिपोर्ट तैयार करेगा, रफ नोटबुक में लिखेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर को देगा, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए एसआरएम तक जाएगा। भाई साहब इस डेली रिपोर्ट में होता क्या है, जो अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अपने अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की, इसके अलावा सॉर्टिंग असिस्टेंट की देखता है, उसको नोट करता है। अगर कोई सीरियस इलनेस होता है किसी कर्मचारी को, उसको नोट करता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें डेली रिपोर्ट में नोट की जाती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस कर्मचारियों के परिचित रोल को कितने वर्षों के लिए रखा जाता है। मैंने बताया कि प्रिजर्वेशन पीरियड रट लेना। दूसरा क्वेश्चन है ये, पहला आपको ऊपर दिखाई दिया, वर्क पेपर पूछा, दूसरा ये पूछ लिया क्या टाइम लिमिट है, 38 का 6 वर्ष, याद कर लेना, डायरेक्टली परीक्षा में सवाल बनते हैं। अगला पूछा है AOPU, मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया था, वहां पर हमने देखा कि एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन, कहाँ बताया हेडक्वार्टर, थाईलैंड में बताया। क्या काम करता है भाई साहब, एशिया के जितने भी देश हैं वहां पर डाक का संचार करना है, इसके लिए एक यूनियन बनाया है। क्या कहानी है, कहानी ऐसी है कि इस पर जो है 32 मेंबर अभी इसके सदस्य हैं। स्थापना पूछेगा तो अगर आप डाकघर डाक विभाग ने जो POG-2 का ऑफिशियल PDF जारी किया है, तो इंग्लिश में आपको दिया है 1961, हिंदी में आपको दिया है 1962। तो मैंने तेलंगाना सर्किल का फाइनल आंसर की देखा तो उन्होंने बोला ये दोनों आंसर की सही है। क्यों सही है, क्योंकि भैया आपको सिलेबस को फॉलो करना है, सिलेबस का रेफरेंस लेना है। अगर गलत करता है तो क्वेश्चन कैंसिल करवाने का अथॉरिटी भी आपके पास है। तो ए और बी दोनों ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपको वेट बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, 7 kg है, ऊपर अभी क्वेश्चन मिला था। अगला LSM देख लीजिएगा, LSM अच्छा क्वेश्चन है। और बताइए मुझे कि LSM होता क्या है और इसके अलावा इसकी गति क्या होती है। LSM ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर के तहत, और ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर की मशीनें जो हैं भारत में 2 जगह लगाई गई। क्या कहानी है, जहां पर छटाई की गति काफी होती है वहां पर ये मशीनें प्रोवाइड की गई। ठीक है, क्या होता है, एक होता है LSM जिसे बोलते हैं लेटर सॉर्टिंग मशीन, ये लेटर टाइप के आर्टिकल को सॉर्ट करता है। एक होता है MMS जिसे बोलते हैं मिक्स्ड मेल सॉर्टर। LSM 30,000 या उससे ज्यादा आर्टिकल सॉर्ट करने का बराबर के हिसाब से कैपेसिटी रखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। IPVS का मतलब पूछा है, तो पहला तो बात आपको याद रखना है कि ये CSI सेगमेंट में आता है, CSI के अंतर्गत आता है। क्या होता है, आर्टिकल डिस्पैच करने के लिए जिस मॉड्यूल का उपयोग आप करते हैं उसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। अगला देखिएगा भाई साहब, API का मतलब पूछा है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं हम। API क्या होता है, फिर से आपसे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछा, और API जो है रिपीटेड नहीं है। A से होता है एप्लीकेशन, P से होता है प्रोग्रामिंग, I से होता है इंटरफेस। 1.0 में जितना आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतना इंपॉर्टेंट आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी भी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है AEPS। AEPS का मतलब पूछा है, ठीक है, इसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सिस्टम होता है, सर्विस नहीं होता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। कहां पर दिया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए HDMS पूछा है, HDMS क्या होता है,
सीएसआई सेगमेंट का पार्ट है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि एचडीएमएस जो है, एचडीएम ऐसे दे दे क्वेश्चन, एचडीएमएस किसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दे देगा सीएम, दूसरा दे देगा आपको सीएसआई, तीसरा आपको दे देगा एफएसआई और चौथा आपको दे देगा एमओएच। आपको लगाना है सीएसआई। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कहां पर दिया है? सी में दिया है। सबके उत्तर सही है। अगला बताइएगा, विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। भारत सरकार की स्कीम है। आपको पता है कि जन सुरक्षा स्कीम भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बिल्कुल उसी कैटेगरी में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उसी कैटेगरी में है। अटल पेंशन योजना उसी कैटेगरी में है। क्या कहानी होती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको प्रीमियम 436 देना है। अगर किसी भी कारण से आपका मृत्यु हो जाता है इस अवधि के भीतर तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, पहली कहानी याद करिएगा। दूसरी कहानी पीएमएसबीवाई की, वर्तमान में प्रीमियम 20 रुपए है। अगर आपका मृत्यु एक्सीडेंटल वजह से होता है, दुर्घटना का वजह से होता है, तो 2 लाख का बीमा इसमें भारत सरकार आपको देती है। अगर आपका एक्सीडेंट में एक पैर लॉस हुआ, एक आंख लॉस हुआ, एक हाथ लॉस हुआ, तो आपको 1 लाख रुपए बीमा कवर के रूप में दिया जाता है। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है। 18 से 40 वर्ष के जो भी कस्टमर है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पर आपको जब आपका उम्र 60 साल से ऊपर का हो जाएगा तब आपको 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 के रूप में पेंशन दिया जाएगा। ये सभी जितना बताया 3 ये जन सुरक्षा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो जन सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। जीवन प्रमाण पत्र क्या है इसके बारे में बताइए। जीवन प्रमाण पत्र क्या है बताइए। 47 का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, लगभग 70 रुपए का चार्ज लगता है। आप लोग जाके थोड़ा देखिएगा इसको। जहां तक मुझे याद है कि इसमें 70 रुपए का चार्ज जो है लिया जाता है और ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जो पेंशन वगैरह लेते हैं। सर्टिफिकेट रहता है कि वर्तमान में जो है जो पेंशनधारी वो जीवित है, इस वजह से। अगला है पीएलआई आरपीएलआई अप टू डॉट डॉट नंबर ऑफ पर्सन कैन बी मेड नॉमिनी। ये बताना है कि पीएलआई आरपीएलआई जो इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया पोस्ट की, वो कितना व्यक्ति तक नॉमिनी किसी पॉलिसी में डाल सकता है। कितना डाल सकता है? 48 का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फ्लाइंग भाई, अभिषेक कुमार, सभी का उत्तर सही है। 3% मैक्सिमम डाल सकता है। जैसे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो स्मॉल सेविंग स्कीम में 4 है, 4 मैक्सिमम नॉमिनी डाल सकते हो। अगर आप बात करोगे इंश्योरेंस स्कीम का तो 3 यहाँ पर लिमिट है। जब आप फॉर्म भी कभी आपने भरा होगा तो वहां पर 3 ही ऑप्शन दिया रहता है। पीएलआई इंट्रोड्यूस 1 Feb 1884, इजी क्वेश्चन था, सभी लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन सीओडी का लिमिट पूछा है। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ अमाउंट अप टू डॉट डॉट टाइम डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 50,000। मुझे कोई स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि सीओडी में जो विभाग चार्ज करता है वो क्या है, उसको आपको याद करना है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।